रुचि एक 18 साल की ट्रैवल ब्लॉगर थी। उसका सपना था भारत के हिल स्टेशन की खूबसूरती और रहस्यमय कहानी को दुनिया तक पहुंचाना। एक दिन उसे नैनीताल की एक स्थानीय ट्रैवल एजेंसी से कॉल आया। मैडम, हम आपको एक ट्रिप पर इनवाइट करना चाहते हैं। आपको बस आना है, बाकी सब हम करेंगे। रुचि ने बिना देरी किए हामी भर दी, पर उसे नहीं पता था कि यह ट्रिप उसकी लाइफ की सबसे डरावनी यात्रा बन जाएगी। पहला दिन, झील के किनारे का सन्नाटा। रुचि नैनीताल पहुंची। सुबह का टाइम था, सूरज झील पर चमक रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। एजेंसी का गाइड अर्जुन उसे लेने आया और एक पुरानी कोठी जैसे गेस्ट हाउस में लेकर गया। गेस्ट हाउस सुनसान पहाड़ी के ऊपर था, आसपास कोई और मकान नहीं। अर्जुन ने कहा, यह जगह शांत और ख़ास है, टूरिस्ट से दूर, आप आराम करें। रुचि ने वीडियो शूटिंग स्टार्ट की, लेकिन जब वो कैमरा ऑन करती है, उसे बैकग्राउंड में कोई धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने सोचा कि शायद माइक्रोफोन में खराबी है। रात को वो जब सोने गई तो खिड़की के बाहर झील की ओर देखा। वहाँ उसे एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, झील के पानी में खड़ी। अगले ही पल वो गायब हो गई। दूसरा दिन, कोठी का रहस्य। सुबह अर्जुन उसे 7 ताल घुमाने ले गया, लेकिन रास्ते में एक पुराना मंदिर आया और अर्जुन ने बिना बताए गाड़ी रोक दी। उसने कहा, इस मंदिर के आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते, पैदल चलना होगा। रास्ते में रुचि को हर जगह वही औरत दिखी, झील में, जंगल के पीछे, मंदिर के खंडर में। जब उसने अर्जुन से पूछा तो वह मुस्कुराया। आपके साथ कोई और आ गया है शायद। नैनीताल की आत्माएं मेहमान पसंद करती हैं। रुचि घबरा गई। लौटने पर उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया, जिस कोठी में आप रुकी हैं वो पहले अंग्रेज़ों की थी। कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ अफसर की पत्नी एलिजाबेथ झील में डूबकर मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी झील और उस कोठी में भटकती है। तीसरी रात, झील से आती पुकार। रात होते ही कोठी में बिजली चली गई। जनरेटर काम नहीं कर रहा था, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। रुचि के कमरे में दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून से लिखा, कम टू द लेक। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। तभी कमरे में वही औरत प्रकट हुई, सफ़ेद साड़ी में। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। रुचि उसे देखते ही बेहोश हो गई। अंतिम दिन, भागने की कोशिश। सुबह अर्जुन ने दरवाज़ा खटखटाया। रुचि किसी तरह उठी और गाड़ी में बैठ गई, लेकिन इस बार उसने देखा अर्जुन का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें लाल थी और वो लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने गाड़ी रोक दी और बोला, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। एलिजाबेथ को कोई तो चाहिए था, आप उसे पसंद आई। रुचि दौड़ते हुए पास के मंदिर में पहुंची। वहाँ एक साधु ने उसे बचाया और तांत्रिक प्रक्रिया स्टार्ट की। उन्होंने बताया, तुम पर आत्मा का साया है, लेकिन अभी पूरी तरह कब्जा नहीं किया। ये कोटी और अर्जुन दोनों उस आत्मा के अधीन है। रुचि किसी तरह नैनीताल से वापस लौट आई। उसने अपने फुटेज को देखकर एक डार्क डॉक्यूमेंट्री बनाई, हॉन्टेड होस्ट इन नैनीताल। लेकिन आखिरी सीन में जब वीडियो एडिट हो रहा था तो उसमें एक फ्रेम आया जिसमें रुचि खुद झील में खड़ी दिखी, ठीक उसी तरह जज एलिजाबेथ की आत्मा भटकती थी। लेकिन आखिरी सीन में जब वीडियो एडिट हो रहा था तो उसमें एक फ्रेम आया जिसमें रुचि खुद झील में खड़ी दिखी, ठीक उसी जगह जहाँ एलिजाबेथ की आत्मा भटकती थी। क्या रुचि वापस आ पाई या आत्मा ने उसके शरीर को घेर लिया, कोई नहीं जानता। रात की आखिरी ट्रेन। गौरव अपने ऑफिस के काम में देर रात तक फंसा रहा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर भागा, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट लोकल ट्रेन 11:30 पर निकलती है। अगर वह इसे नहीं पकड़ सका तो उसे पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ती।
किसी तरह दौड़ते दौड़ते वह स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। स्टेशन लगभग खाली था, सिर्फ 2-4 लोग इधर उधर घूम रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही मिनटों में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। यह पूरी तरह खाली लग रही थी। गौरव जल्दी से अंदर चढ़ गया और एक खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन गौरव ने महसूस किया कि यह सफ़र कुछ अलग है। पूरी ट्रेन में कोई टीसी या चेकिंग स्टाफ नहीं दिखा। आमतौर पर इस समय कुछ ना कुछ पैसेंजर सफ़र करते थे, लेकिन आज ट्रेन एकदम सुनसान थी। थोड़ी देर बाद गौरव ने फील किया कि ठंड बढ़ गई है। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने बैठा है। उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच सामने एक आदमी बैठा था, सफ़ेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, लंबे बालों वाला। गौरव चौंक गया। जब वह ट्रेन में चढ़ा था तब कोई नहीं था। फिर ये आदमी कब आया और कहाँ से आया? उसने धीरे धीरे उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। आदमी वैसे ही बैठा रहा, सिर झुकाए। गौरव को अजीब महसूस होने लगा। उसने सोचा कि शायद आदमी सो रहा है, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी सीट पर टिक कर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रेन की खिड़की में उस आदमी की कोई परछाई नहीं दिख रही थी। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से आदमी की ओर देखा। अब वह धीरे धीरे सिर उठा ही रहा था। तब उसका चेहरा साफ हुआ। जब उसका चेहरा साफ हुआ तो गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखें कोयले की तरह जल रही थी और चेहरा भयानक रूप से डरावना था। गौरव चीखने ही वाला था कि आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। गौरव को महसूस हुआ कि उसके शरीर में ताकत नहीं बची, मानो कोई शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक ट्रेन की बत्तियां जलने बुझने लगी। गौरव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। न कोई स्टेशन, न कोई लाइट। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेन जा कहाँ रही है। अब वह आदमी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वह हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। वह धीरे धीरे गौरव की ओर बढ़ने लगा। गौरव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाया और अपनी सीट से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसे फील हुआ कि उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद हो गई। सफ़ेद धुंध जैसी परछाइयां खिड़कियों के अंदर झांक रही थी। उनकी आंखें जल रही थी और वे ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने देखा कि ट्रेन के दूसरे डिब्बों में भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन वे सब अजीब तरीके से गायब हो रहे थे। एक एक करके वे लोग हवा में घुल रहे थे, मानो कभी ये थे ही नहीं। अब सामने खड़ा वह भूतिया आदमी गौरव के बहुत पास आ गया था। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ आगे बढ़ाया, गौरव की गर्दन पकड़ ली। गौरव को घुटन महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। गौरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। लाइट जलने लगी, खिड़की से बाहर स्टेशन नजर आने लगा और ट्रेन के अंदर चहल पहल होने लगी। गौरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। वह डर के मारे कांप ही रहा था। उसने इधर उधर देखा। वह अकेला था, कोई भूत नहीं था, कोई पैसेंजर नहीं था। डर और बेचैनी के साथ वह ट्रेन से उतर गया। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। यह ट्रेन पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन इसमें जो चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपता हुआ स्टेशन से बाहर भागा और उस रात के बाद उसने कभी देर रात तक ट्रेन में सफ़र नहीं किया। कोई नहीं जानता कि वह ट्रेन क्या थी और कहाँ जाती थी और वह भूतिया आदमी कौन था, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद आज भी लोग उस आखिरी ट्रेन में सफ़र करने से कतराते हैं। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो स्टोरी एकदम रियल है और एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लड़कियों के हॉस्टल की भूतिया कहानी। राधिका एमकॉम में एडमिशन लेने आई थी। उसके पापा ने उसके लिए एक गर्ल्स हॉस्टल ढूंढा, शांति निवास।
यह हॉस्टल बहुत पुराना था, लेकिन फीस कम होने की वजह से उसके पापा ने इसे चुन लिया। जब राधिका पहली बार हॉस्टल पहुंची तो उसे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा। हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और गेट के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर दीवारों में घुस गई थी। वार्डन ने उसे रूम नंबर 13 दिया, जो तीसरी मंजिल पर था। राधिका को यह नंबर अशुभ लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसके रूम में 2 बेड थे, लेकिन दूसरा बेड खाली था। वार्डन ने बताया कि उसकी रूममेट अभी आई नहीं है। रात को राधिका ने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। तभी उसने सुना किसी ने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। राधिका ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा से दरवाज़ा खुल गया होगा। वह उठी और दरवाज़ा बंद करके वापस सो गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। एक लड़की सफ़ेद ड्रेस में उसके सामने खड़ी थी। राधिका चीखने ही वाली थी कि वह लड़की अचानक गायब हो गई। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। नेक्स्ट डे राधिका ने वार्डन से पूछा, मैडम मेरी रूममेट कब आएगी? वार्डन ने अजीब नज़रों से देखा और बोली, तुम अकेली ही हो रूम 13 में। वहाँ पिछले 5 साल से कोई नहीं रहा। राधिका हैरान रह गई। पर मैडम कल रात मैंने एक लड़की को अपने कमरे में देखा। वार्डन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें शायद कोई सपना आया होगा, वह कमरा खाली ही है। लेकिन राधिका को यकीन था कि उसने किसी को देखा था। उसने हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से पूछताछ की। एक लड़की प्रिया ने धीरे से बताया, 10 साल पहले रूम नंबर 13 में एक लड़की रहती थी, नीतू। वह पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं रह गई। उस रात फिर वही हुआ। राधिका को लगा कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। नीतू उसके सामने मुस्कुरा रही थी। तुम मेरी दोस्त बनोगी? नीतू ने धीरे से पूछा। राधिका डर के मारे बेहोश हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राधिका ने हॉस्टल छोड़ दिया। वार्डन ने कहा, तुम पहली नहीं हो जिसने ये भूत देखा है। रूम नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं आज भी कोई रात में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से मेरी दोस्त बनोगी की आवाज़ सुनता है। राधिका हॉस्टल छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अभी वहीं उसी रूम में पड़ी थी। एक हफ्ते बाद उसकी फ्रेंड मेघना ने उसका सामान लेने का फैसला कर लिया। मेघना ने जब रूम का दरवाज़ा खोला तो उसे एक पुरानी डायरी राधिका के बेड के नीचे पड़ी मिली। डायरी पर नीतू नाम लिखा था। मेघना ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं फेल नहीं हुई थी, मुझे मार दिया गया है। मेघना का दिल धक से रह गया। आगे पढ़ने पर पता चला कि नीतू को उसकी प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा ने धमकाया था, क्योंकि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहती थी। जब नीतू ने मना किया तो डॉक्टर शर्मा ने उसकी मार्कशीट बदल दी और उसे फेल कर दिया। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मरना पड़ेगा, ऐसा नीतू ने अपनी डायरी में लिखा था। मेघना ने ये डायरी वार्डन को दिखाई। वार्डन ने गंभीर होकर कहा, डॉक्टर शर्मा अब यहाँ नहीं पढ़ाती, वह 2 साल पहले अचानक ट्रांसफ़र होकर गई हैं। लेकिन मेघना को डाउट था। उसने पुराने न्यूज़पेपर में खोजबीन की और पाया कि डॉक्टर शर्मा की 1 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई।
उसके घर में आग लग गई थी। उसी रात मेघना ने सपने में नीतू को देखा। नीतू ने कहा, मैंने उसे मारा, अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मेघना ने हॉस्टल में एक पूजा का आयोजन किया। एक पंडित को बुलाकर उसने नीतू की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। उसी रात सभी लड़कियों ने देखा कि रूम नंबर 13 की खिड़की से एक सफ़ेद सी आकृति आसमान में उड़कर गायब हो गई। अगले दिन से रूम नंबर 13 में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी रात में हॉस्टल के गार्ड को एक लड़की बरगद के पेड़ के नीचे बैठी दिख जाती है, जो मुस्कुराकर गायब हो जाती है। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा। लड़कियों को लगा कि नीतू की आत्मा अब चली गई है। मेघना ने रूम 13 को फिर से खाली करवा दिया और हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन एक दिन नया एडमिशन लेने आई अनन्या को रूम नंबर 13 दिया। वार्डन ने उसे नहीं बताया था कि यह कमरा खाली क्यों है। अनन्या को कमरा पसंद आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान रखा, उसने दीवार पर लिखा हुआ कुछ देखा, मैं अभी यही हूँ। अनन्या ने जब यह बात दूसरी लड़कियों को बताई तो सब डर गई। मेघना ने सारी कहानी बताई, नीतू की मौत, डॉक्टर शर्मा का रहस्य और पूजा के बाद आत्मा का नहीं जाना। अनन्या ने कहा, शायद उसकी आत्मा को कुछ और चाहिए। उसी रात अनन्या ने अकेले ही रूम 13 में रहने का फैसला किया। उसने नीतू से बात करने की कोशिश की। नीतू, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया। अनन्या ने देखा कि शीशे में कोई खड़ा है और वो थी नीतू। नीतू ने धीरे से कहा, मेरी बॉडी अभी भी वहीं है। अनन्या की सांसें तेज हो गई। अनन्या ने पूछा, कहाँ? नीतू ने बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। अगले दिन अनन्या ने कॉलेज प्रशासन को बताया। जब पेड़ के नीचे खुदाई हुई तो वहाँ नीतू की हड्डियाँ मिली। पता चला कि उसकी मौत फांसी से नहीं, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि हॉस्टल की वार्डन उस टाइम की और डॉक्टर शर्मा ने मिलकर नीतू को मारा था, क्योंकि नीतू ने उनके काले कारनामों के बारे में जान लिया था। जब यह सच सामने आया तो नीतू की आत्मा ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए सबको देखा और हमेशा के लिए चली गई। कॉलेज ने रूम नंबर 13 को तोड़कर वहाँ एक मंदिर बनवा दिया। अब वहाँ हर सुबह आरती होती है, लेकिन कभी कभी रात में कोई लड़की शीशे में नीतू को देख लेती है, जो बस धन्यवाद कहकर गायब हो जाती है। स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। नीतू की वापसी एक नई भूतिया दोस्त के साथ। 5 साल बाद शांति निवास। स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। नीतू की वापसी एक भूतिया दोस्त के साथ। 5 साल बाद शांति निवास हॉस्टल अब पूरी तरह बदल चुका था। रूम 13 की जगह बने मंदिर में रोज पूजा होती थी, लेकिन हॉस्टल की पीछे वाली बिल्डिंग जहाँ स्टाफ रहता था अभी भी वैसी की वैसी थी। नई लड़की दिशा को हॉस्टल के बेसमेंट वाले कमरे रूम B2 में रखा गया, क्योंकि ऊपर सारे रूम भरे हुए थे। पहली रात से ही उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। दिशा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, नीतू की नई भूतिया दोस्त ने कहा। एक रात दिशा ने देखा एक और लड़की की आत्मा, जो नीतू की नहीं थी, उसके सामने खड़ी है। उसने अपना परिचय दिया, मैं प्रिया, मैं 3 साल पहले इसी रूम में रहती थी। डॉक्टर शर्मा की बेटी ने मुझे यहाँ जहर देकर मार डाला, क्योंकि मुझे उसके पापों का पता चल गया था। दिशा डर गई, लेकिन प्रिया ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मुझे बस मेरी डायरी चाहिए जो इस कमरे की दीवार के पीछे छुपी है। अगले दिन दिशा ने दीवार खोजी। वहाँ एक डेली ईट के पीछे प्रिया की डायरी थी। उसमें लिखा था,
डॉक्टर शर्मा की बेटी रिया ने यहाँ लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनकी फ़ीस वसूली। मैंने प्रिंसिपल को बताना चाहा तो उसने मुझे मार दिया। उसी रात प्रिया की आत्मा ने रिया, जो अब इस कॉलेज में प्रोफेसर थी, को सपने में दिखाया। उसी रात प्रिया की आत्मा ने रिया, जो अब इसी कॉलेज में प्रोफेसर थी, को सपने में दिखाया, तुम्हारा अंत नज़दीक है। नेक्स्ट डे रिया का शव हॉस्टल के बरगद के पेड़ के नीचे। अगले दिन रिया का शव हॉस्टल के बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटक रहा था। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन सब जानते थे यह प्रिया का बदला था। उस रात दिशा ने देखा दोनों आत्माएं, नीतू और प्रिया, मंदिर में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया बोली, अब हम जा सकते हैं, और फिर वे दोनों रोशनी में विलीन हो गई। दोस्तों, कई बार आत्माएं सिर्फ इसलिए भटक रही होती हैं कि वो अपना बदला पूरा कर सके, ना कि हर किसी को चोट पहुंचाएं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने में मेरी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे मेल कीजिए। नेक्स्ट स्टोरी आपकी रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। मेरा नाम निशा है। मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। अपने ससुराल में पहला कदम रखती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात में किसी के पैरों की आहट, बंद खिड़कियों का अपने आप खुलना और परछाई दिखना, सब कुछ मुझे डराने लगता है। जल्द ही मुझे पता चलता है कि ये घर किसी भयानक रहस्य से बंधा हुआ है और मैं खुद भी इसकी चपेट में आने वाली हूँ। रात घिर चुकी थी। मैं लाल जोड़े में सजी जब मैंने अपने पति अजय का हाथ थामा तो मेरी आंखों में नए जीवन के सपने झिलमिला रहे थे। शादी के बाद मुझे पहली बार अपने ससुराल जाना था, लेकिन अजय के गांव की हवेली देखते ही मेरे चेहरे की खुशी हल्की पड़ गई। वो एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसके चारों ओर घना जंगल था। हवेली की दीवारों पर जाले और नमी के निशान थे। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे किसी रहस्य को छुपाए हुए लग रहे थे। जैसे ही मैंने हवेली में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मेरी सास कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, हमारे घर में स्वागत है तुम्हारा। यह हवेली पुरानी जरूर है, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज इससे भी पुराने हैं। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर आते ही मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे सामने से गुजर गया हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने महसूस किया कि कमरे में घुटन थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। अजय तकिए में मुंह छिपाकर सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के अंधेरे में अचानक चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। मेरी नींद टूट चुकी थी। रात के सन्नाटे में चूड़ियों की खनखनाहट गूंज रही थी। मैं घबरा गई। मैंने अपने पास सोए अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन अजय गहरी नींद में थे। डरते हुए मैंने धीरे धीरे चादर हटाई, चारों तरफ देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा हो। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वहाँ एक धुंधली परछाई दिखी। कौन है वहाँ? मैंने डरती हुई आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे डर लगने लगा। इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा सकता है? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मुझे डर लगने लगा। मैं डर से कांप गई और तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मुझे लग रहा था
कि ये हवेली कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी सास कमला देवी से पूछा, माँ जी, यह हवेली बहुत पुरानी लगती है, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरी सास का चेहरा एक पल के लिए बुझ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत नॉर्मल होते हुए कहा, बहू, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं चुप रही। रात फिर से गहरी हो गई। मेरा मन अशांत था। अजय अपने काम से बाहर गई थी और घर में केवल मैं, मेरी सास और हमारी नौकरानी थी। अचानक हवेली के पुराने हिस्से से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा। छत पर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल जोड़ा पहना था, लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी और फिर वह अचानक चीखते हुए नीचे गिर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ठान लिया कि मुझे सच्चाई जाननी है। मैंने नौकरानी से पूछा, ये हवेली इतनी डरावनी क्यों लगती है? यहाँ पहले कोई हादसा हुआ था क्या? नौकरानी ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, बीवी जी, आपसे एक बात छुपाई गई है। इस हवेली में पहले भी एक दुल्हन आई थी और उसकी मौत हो गई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने पूछा, कैसे? नौकरानी ने कांपते हुए कहा, शादी के कुछ दिन बाद ही वह इसी छत से गिर गई थी, या यूँ कहें कि उसे गिरा दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह निकाल ली हो। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। नौकरानी की बातों ने मेरे दिल में डर बिठा दिया था। अगर पहले भी एक दुल्हन की मौत हुई थी, तो कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं? ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। रात का तीसरा पहर था। हवेली के पुराने दरवाजे से हल्की हल्की चरमराने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुल रहा है। मैंने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पीछे एक परछाई दिख रही थी। वह परछाई एक औरत की थी, जिसने लाल जोड़ा पहन रखा था। उसकी लंबी उलझी हुई काली लटें उसके चेहरे को ढक रही थी। उसके पाँव जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। एक धीमी मगर खौफनाक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरी चीख निकलने ही वाली थी। अचानक परछाई हवा में गायब हो गई। मैं कांप उठी। अब मैं जान चुकी थी कि हवेली नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने हवेली का हर कोना छान मारा। मुझे इस जगह की सच्चाई जाननी थी, लेकिन जो मुझे मिला वह मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका देने के लिए काफ़ी था। पुराने कमरे में एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक नाम मिला, रंजना। मैंने कांपते हुए नौकरानी से पूछा, रंजना कौन थी? नौकरानी ने इधर उधर देखा और फिर कहा, बीबी जी, यही तो वो दुल्हन थी जो इस हवेली में पहली बार आई थी और फिर मारी गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात होते हुए मुझे फिर से खनखनाहट सुनाई दी। निशा, भाग जा। मैंने एक धीमी आवाज़ सुनी, जैसे कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और इस बार रंजना मेरे सामने खड़ी थी, मेरे बिल्कुल पास। रंजना की आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। लटके हुए होठों से एक ही शब्द निकला, भाग जा, नहीं तो मर जाएगी। और फिर एक जोरदार हवा का झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रंजना की आत्मा ने मुझे साफ चेतावनी दी थी, भाग जा, नहीं तो मारी जाएगी। लेकिन भाग जाना इतना आसान नहीं था। यह हवेली अब मुझे अपने अंदर जकड़ रही थी। सुबह होते ही मैंने अजय से बात करने की ठानी। अजय, इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मैं हर रात किसी के चलने की आवाज़ें सुनती हूँ, किसी की चूड़ियाँ खनखनाने की आवाज़ें आती हैं। कल तो मैंने रंजना को देखा। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, निशा, जो तुम देख रही हो वो सच है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब जानो।
मैंने डरते हुए अजय से पूछा, तो सच क्या है अजय? अजय ने बताया, रंजना मेरी पहली पत्नी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, रंजना से मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। वो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद वो अजीब हरकतें करने लगी। उसे लगता था कि उसे कोई देख रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। माँ ने उसे पागल समझकर उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन एक रात रंजना अचानक हवेली की छत से गिर गई और मर गई। मैंने पूछा अजय से, गिर गई या गिरा दिया गया? अजय चुप रहे। रात फिर से काली शाही की तरफ फैल गई। हवेली की दीवारों से ठंडी हवा के झोंके टकरा रहे थे। मेरी आंखें नींद से भारी थी, लेकिन मुझे फिर से वही खनखनाहट सुनाई दी। इस बार मैं डरने के बजाय खड़ी हो गई। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं इस आत्मा से सामना करके ही रहूंगी। रंजना, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे सामने आओ, मैंने चीख कर कहा। कमरे की बत्तियां छपकने लगी और फिर रंजना की आत्मा मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने अपना जला हुआ चेहरा मेरे करीब लाकर कहा, मुझे मारा गया था निशा, मेरी सास ने मुझे मारा था। क्या? माची ने? हाँ, मुझे पागल घोषित करके इस हवेली से मिटा दिया गया। लेकिन अब मैं चैन से नहीं रहूँगी। अब कोई नहीं बचेगा। मुझे सब समझ आ चुका था। मैंने अजय से कहा, अजय, तुम्हारी माँ ने रंजना को मारा है और अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। अजय हक्का बक्का रह गया। अचानक हवेली के हर कमरे की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी। हवाओं में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी और फिर मेरी सास के कमरे से एक तेज चीखने की आवाज़ आई। मैं और अजय दौड़कर कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ जो देखा उससे हमारी रूह कांप गई। मेरी सास की लाश हवा में झूल रही थी। उनके गले पर किसी अदृश्य हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें गला घोंटकर मार डाला हो। और दीवार पर लिखा था, बदला पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हूँ। रंजना की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। मेरी सास की मौत के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने और अजय ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब हम जा रहे थे तो मैंने पलट कर देखा और मुझे लगा कि हवेली की खिड़की में कोई खड़ा है, लाल जोड़े में। क्या रंजना वाकई मुक्त हुई थी, या ये हवेली अब भी उसकी आत्मा की कैद में है? कहानी ख़त्म हुई। कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको किस टाइप की कहानियाँ सुनना पसंद है मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।